उसके चेहरे को अच्छे से चूमने के बाद अद्वैत उसे देखता है। आध्या की पलकें हल्की झुकी हुई थी, सांसें थोड़ी भारी हो रही थी। वह उसे देख रहा था, जैसे उसे अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। क्या मैं ये चादर हटा सकता हूँ? आध्या, उसकी आवाज धीमी मगर बेहद गहरी थी। आध्या ने बिना कुछ कहे अपनी पलकें झपका दी। उसकी यह स्वीकृति अद्वैत के होठों पर हल्की मुस्कान ले आई। उसने धीरे धीरे चादर हटाई और उसकी आंखें आध्या की खूबसूरती में खो गई। आध्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। हल्की कंपी उसके जिस्म में दौड़ रही थी, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। अद्वैत ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह कोई सपना नहीं है। फिर उसने धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। उसकी तेज धड़कने आध्या भी महसूस कर सकती थी। तुम्हें पता है, आध्या, अद्वैत की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? आध्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगर नहीं पता तो बता दीजिए। उसकी आवाज भीगी हुई थी। अद्वैत हल्का सा हंसा और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी सांसों की गर्माहट से आध्या का पूरा बदन सिहर उठा। उसने उसकी कोमल त्वचा पर अपने होंठ फिराने शुरू कर दिए। उसकी गर्दन से उतरते हुए वह उसके कंधों पर पहुंचा, जहां उसके होठों का नर्म एहसास आध्या को बदन में कंपी पैदा कर रहा था। हर बार जब वो उसे चूमता, आध्या की सांसें पहले से और तेज हो जाती। अपनी हथेलियों से उसकी कमर को थामा और अपनी नजरों से उसे देखा। उसकी नजरों में इस वक्त बस मोहब्बत थी। उसने हल्के से उसके क्लीवेज को चूमना शुरू किया और धीरे से नीचे आकर अपने होठों को उसके पेट पर रख दिया। उसके होठों का एहसास अपने जिस्म पर पाकर आध्या बार बार सिसक जा रही थी। उसकी उंगलियां अद्वैत के कंधे पर कसने लगी और उसकी सांसें भारी होने लगी। अद्वैत ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आध्या ने अपनी पलकों को धीरे से उठाया। उसकी आंखों में अद्वैत के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। अद्वैत, उसने कांपती आवाज में कहा। हाँ जाने मन। अद्वैत उसके पेट पर अपने होठों को चलाते हुए कहता है, अद्वैत, मुझे और मत तड़पाइए। मैं आपको अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ, आध्या बेचैनी से कहती है। अद्वैत ने उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी। उसने ऊपर आकर अपनी हथेलियों से आध्या के चेहरे को थाम लिया और उसके माथे पर एक लंबा चुंबन दिया। जैसा तुम कहो जाने मन, वो कहता है और उस पर झुक उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा उसके हथेलियों को उसके सर के ऊपर दबा देता है। वो धीरे से खुद को उसके अंदर उतारता है तो आध्या के नाखून उसके हथेलियों के पिछले हिस्से में धंस जाते हैं और वो सिसक उठती है। उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है और उसकी सांसें बेतरतीब हो जाती है। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगता है। आध्या, अद्वैत फिक्र से उसका नाम पुकारता है तो आध्या अपनी आंखें खोल उसको देखती है। तुम ठीक हो? वो अपनी आंखों में प्यार और परवाह लिए पूछता है तो आध्या अपनी पलकें झपका देती है। अद्वैत एक गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे उसे प्यार करना शुरू करता है। आध्या दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसको अपने
अंदर महसूस करने लगती है। उसकी सांसों की गर्माहट अद्वैत की त्वचा से टकरा रही थी। अद्वैत उसके उंगलियों से अपनी उंगलियां निकाल उसका हाथ अपने गर्दन में डाल देता है और खुद उसकी कमर को थाम उसे अपनी बाहों में और कस लेता है। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन उनकी धड़कनों की आवाज हर चीज से ज्यादा तेज थी। धीरे धीरे आध्या का दर्द सुकून में बदलने लगता है और वो अद्वैत को अपने और करीब खींच लेती है। वह अब खुद को पूरी तरह अद्वैत के हवाले कर चुकी थी, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। अब हम दो नहीं रहे आध्या, अब हम एक हो चुके हैं। वो उसके कान के पास मदहोशी में फुसफुसाता है तो आध्या का चेहरा शर्म से और गुलाबी हो जाता है। अद्वैत उसकी आंखों में देखता है और उसके होठों को धीरे से चूम लेता है। ऐसा चुंबन जिसमें हर वादा, हर एहसास समाया था और रात के उस पहर में, चांद की हल्की रोशनी में, दो रूहें हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कुछ समय बाद अद्वैत आध्या के बगल में लेट जाता है और उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी बाहों में ले लेता है। उसका एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगता है। दोनों की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गई थी, लेकिन उनका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अद्वैत उसके कमर से हाथ हटा उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना आध्या? हम आध्या कहती है और उसके सीने पर सर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत उसको अपनी बाहों में लिए दोनों को चादर से ढक लेता है और आध्या की पीठ सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थके होने के कारण दोनों को तुरंत नींद आ जाती है। करीब 2 घंटे बाद आध्या की नींद खुलती है। वो देखती है तो रात के 2 बज रहे थे। उसे अब भूख लग रही थी। वो उठने की कोशिश करती तो उसके पीठ पर हाथ रखे हुए अद्वैत की भी नींद टूट जाती है। तुम्हें कुछ चाहिए? अद्वैत नींद भरी आवाज में पूछता है। वो मुझे भूख लगी हुई है, आध्या थोड़ा झिझकते हुए कहती है। शिट, मैं तो भूल ही गया था तुमने लंच के बाद से कुछ खाया ही नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। वो बिस्तर से उठते हुए कहता है और अपने कपड़े पहन वहां से आगे बढ़ता है। तो आध्या उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? अद्वैत उसके तरफ देख फिक्र से कहता है तो आध्या न में सर हिला देती है। उम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं यहाँ बैठी बैठी ऊब जाऊंगी। अद्वैत वो मुंह बनाते हुए कहती है तो उसकी शक्ल देख अद्वैत मुस्कुरा देता है। वो अलमारी से अपनी काले रंग की टी शर्ट निकालता है और आध्या को पहना देता है। उसके बाद वो उसे गोद में उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। मैं चल सकती हूँ अद्वैत? आध्या दोबारा मुंह बनाकर कहती है। जानता हूँ मेरी जान, लेकिन तुम्हारे पति का मन तुम्हें ऐसे ही ले जाने का है। अद्वैत मुस्कुरा कर कहता है तो आध्या कुछ कहती नहीं है, बस उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। उसकी इस हरकत पर अद्वैत की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और वो उसे लेकर किचन के तरफ बढ़ जाता है। वो उसे किचन काउंटर पर बैठाता है और फ्रिज से खाना निकाल उसे गर्म करने लगता है। आध्या उसे देख बस मुस्कुरा देती है। उसे उनकी नजदीकियां याद आने लगती है। हम लगता है मेरी जानेमन को हमारी नजदीकियां याद आ रही है न जानेमन? अद्वैत शरारत से कहता है तो आध्या अपनी
आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की शर्म आ जाती है। मतलब, तुम्हें सच में वही याद आ रहा था? अद्वैत उसका रिएक्शन देख हंसते हुए कहता है। अद्वैत, आध्या नकली गुस्से के साथ कहती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है क्योंकि उसका चेहरा शर्म से लाल होना शुरू हो गया था। अच्छा, ठीक है, नहीं करता मैं तुम्हें परेशान, अद्वैत कहता है और गर्म हो चुके खाने को प्लेट में निकाल आध्या के साथ डाइनिंग टेबल के तरफ बढ़ जाता है। आध्या डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो अद्वैत उसके सामने बैठ उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। एक दो निवाले के बाद आध्या अपने हाथ में खाना ले उसके होठों के तरफ बढ़ा देती है तो अद्वैत हल्का सा चौंक जाता है। आध्या, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगा, वो उसे देख कहता है। ये बीवियों वाली हरकतें आप पर सूट नहीं करती। अद्वैत, चलिए अब मुंह खोलिए और मेरे साथ ही खाइए। आध्या अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहती है तो उसकी बात पर अद्वैत मुस्कुरा देता है और उसके हाथ से वो निवाला खा लेता है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और अपने हाथ धो अपने कमरे के तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे में आने के बाद अद्वैत बिस्तर पर लेटता है और दोबारा आध्या को अपनी बाहों में ले लेता है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, वो उसका सर अपने सीने पर रख कहता है और हल्के से उसके बालों को सहलाने लगता है तो आध्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। कुछ ही देर में वो सो जाती है तो अद्वैत मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह आध्या की आंखें खुलती है तो वो खुद को अद्वैत की बाहों में पाती है। अद्वैत ने अभी भी उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। वो मुस्कुराती है और धीरे से उसका हाथ अपने कमर से हटाती है तो अद्वैत की नींद खुल जाती है। सो जाओ जाने मन, अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, अद्वैत उनीदी आवाज में कहता है और उसे दोबारा अपनी बाहों में कस लेता है। अद्वैत, छोड़िए मुझे, मुझे नहाने जाना है, आध्या उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहती है। उम्मा, थोड़ी देर और सो जाओ, फिर हम दोनों साथ में नहाएंगे। अद्वैत उसे अपने और करीब खींच शरारत से कहता है तो आध्या शर्मा जाती है। बेशर्म कहीं के, छोड़िए मुझे, आध्या उसे घूरते हुए कहती है। उम्मा, ठीक है, चलो पहले प्यार से बोलो। अद्वैत, मुझे छोड़ दीजिए, अद्वैत शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है। अद्वैत, मुझे छोड़ दीजिए, आध्या अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लिए अपनी चीज छुपाते हुए कहती है। ऐसे नहीं, थोड़ा और प्यार से, अद्वैत उसे परेशान करते हुए कहता है। छोड़िए न अद्वैत, आध्या मासूमियत से कहती है तो अद्वैत हल्का सा उठ उसके होठों को चूम उसे छोड़ देता है। आध्या बिस्तर से उठ अलमारी से अपने कपड़े निकालती है और बाथरूम के तरफ भाग जाती है। वैसे मेरी टी शर्ट में काफी हॉट लग रहे हो, अद्वैत पीछे से चिल्लाते हुए कहता है तो आध्या बाथरूम का दरवाजा बंद कर उससे चिपक जाती है। उसकी सांसें तेज हो गई थी और एक बार फिर उसके सामने कल रात की यादें आ जाती है जिससे वो शर्मा जाती है। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही अद्वैत मुस्कुराता है और दोबारा सो जाता है। कुछ समय बाद आध्या बाहर आती है। उसने बंद गले और फुल बाजू का
सूट पहना हुआ था क्योंकि उसके पूरे शरीर पर अद्वैत के प्यार के निशान थे। वो खुद को आईने में देख मुस्कुराती है और फिर अद्वैत के तरफ मुड़ गिला तौलिया उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे अद्वैत तुरंत उठ जाता है। ये क्या था? अद्वैत अपने चेहरे से तौलिया हटाकर उसे घूरते हुए कहता है। अपने पति को उठाने का नया तरीका, आध्या कहती है और अपने गले में दुपट्टा डाल कमरे से बाहर भाग जाती है। अद्वैत कुछ देर उस तौलिए को देखता है और फिर न में सर हिलाकर ब्रश करने चला जाता है। कुछ समय बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दक्ष अद्वैत और आध्या को देख रहा था और दिव्या सिर्फ आध्या को देख रही थी। भाभी, ये आपने बंद गले का सूट क्यों पहना है? आपको गर्मी नहीं लग रही क्या? दिव्या मासूमियत से पूछती है। तो दक्ष हंस पड़ता है। वहीं आध्या अद्वैत को देखने लगती है और अद्वैत दक्ष को घूरने लगता है। आराधना और राघव जी सबको कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। यहाँ चल क्या रहा है? आध्या को देख फिक्र से, आध्या तुम्हें सच में गर्मी नहीं लग रही? तुम ठीक तो हो ना? कल रात भी तुम खाने के लिए नहीं आई थी। अद्वैत ने कुछ किया क्या? दक्ष को घूरते हुए, और तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? अद्वैत, तुमने कल डांटा आध्या को, उसे परेशान किया। आराधना जी पहले आध्या, फिर दक्ष और फिर अद्वैत को देख कहती है तो अद्वैत को ठसका लग जाता है और दक्ष और जोर से हंसने लगता है। दक्ष भाई, आप पागल हो गए हो क्या? दिव्या चिढ़कर कहती है। कुछ नहीं, वो एक कुछ ज्यादा ही फनी जोक याद आ गया था, बस इसलिए हंसी आ गई। दक्ष अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है। अच्छा, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। दिव्या उसे घूरते हुए कहती है। मैं अब भूल गया, दक्ष कहता है और शांति से बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अद्वैत का चेहरा देख उसे फिर से हंसी आ जाती है। लगता है काम की कुछ ज्यादा ही कमी है तुम्हें, इसलिए बस जोक याद आ रहे हैं। पापा, मैंने सोचा है क्यों न दक्ष को मनाली भेज दिया जाए। ये वहां का काम बहुत अच्छे से देख लेगा। अद्वैत दक्ष को घूरने के बाद राघव जी के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है। अच्छा सुझाव दिया तुमने अद्वैत, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा, राघव जी कहते हैं तो दक्ष की हंसी बंद हो जाती है। भाई देखो, अगर आपने मुझे मनाली भेजने की बात की न तो मैं सबको बता दूंगा कि आप कल रात मुझे चाचा बनाने का सोच रहे थे। दक्ष अद्वैत के तरफ झुककर उसके कान के पास फुसफुसाता है तो अद्वैत उसे घूर कर देखता है। वहीं आध्या शांति से बैठी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। चुप करो तुम सब, आराधना जी चिढ़कर कहती है और फिर अपना ध्यान आध्या पर कर देती है। बेटा तुम ठीक हो? इस खड़ूस ने कल फिर तुम्हें परेशान किया? आराधना जी आध्या को शांत देख कहती है। हाँ मां, मैंने कल आपकी बहू को बहुत परेशान किया, इतना कि वो चैन से सो भी नहीं पाई। इस बार अद्वैत मुस्कुराते हुए कहता है तो आध्या अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है और दक्ष को ठसका लग जाता है। ये भाई क्या बोल रहे हैं? दक्ष अपने आप में बड़बड़ाता है। ये इनका दिमाग तो सही जगह पर है ना? इन्हें पता भी है ये बोल क्या रहे हैं। आध्या अद्वैत को देख बड़बड़ाती है। पता था मुझे तुमने ही उसे परेशान किया होगा। क्यों परेशान किया उसे? आराधना जी अद्वैत को घूर कर कहती है। वो माँ, आपकी बहू ने अपना काम पूरा नहीं किया था। फाइल अधूरी छोड़
दी थी उसने, इसलिए रात को मैंने इसे तब तक जगाया है जब तक इसने वो फाइल पूरी नहीं की। अद्वैत आध्या को देख छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है तो आध्या अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगती है। पता था मुझे। अरे कम से कम घर में तो मेरी बहू को आराम करने दो। और आध्या अगर ये घर में तुम्हें परेशान करे न तो मुझे बताना, मैं इसकी कान खिंचाई करूंगी। आराधना जी अद्वैत को गुस्से से देख कहती है तो आध्या लाल चेहरे के साथ हाँ मैं सर हिला देती है। जैसा आप कहें माँ, अगली बार से मैं आपकी बहू के आराम का पूरा ध्यान रखूंगा। वो पूरा शब्द को खींचते हुए कहता है तो आध्या टेबल के नीचे अपना पैर उसके पैर पर मारती है और वहां से चली जाती है। आउच! अद्वैत धीरे से कहता है तो बाकी सब तो उसकी आवाज नहीं सुनते, लेकिन दक्ष सुन लेता है। हाँ हाँ, लगता है भाभी को आपका जवाब पसंद नहीं आया। दक्ष दोबारा उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है तो अद्वैत धीरे लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहता है, अगर एक बार और तुमने मेरा मजाक उड़ाया न तो तुम्हारी मनाली की टिकट मैं काटूंगा। ही ही भाई मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। दक्ष झूठ मूठ का हंसते हुए कहता है और धीरे से वहां से खिसक जाता है। अद्वैत भी अपना ब्रेकफास्ट कर उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही हंसी और छेड़खानी में दिन गुजरने लगते हैं। उस रात के बाद से आध्या और अद्वैत का रिश्ता और मजबूत हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगे थे। अद्वैत आध्या का ज्यादा ख्याल रखने लगा था और आध्या भी उसका पूरा ध्यान रखती। उसकी हर जरूरतों को बिना कहे समझने लगी थी वो। लेकिन अभी भी उनके बीच की नोक झोंक हो जाती और कभी कभी तो कोई एक मुंहा फूला कर बैठ जाता, फिर क्या दूसरे को उसे मानना पड़ता। 1 महीने बाद शाम के 6 बज रहे थे। आध्या तैयार होकर बैठी अद्वैत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अद्वैत ने कहा था कि आज वो उसे फिल्म दिखाने ले जाएगा और उसे 6 बजे की ही टाइमिंग दी थी, इसलिए आध्या बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा था और वो अब तक नहीं आया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब 7 से 8 और 8 से 9 बजने लगते हैं और आध्या को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ अद्वैत अपनी मीटिंग खत्म कर बाहर निकलता है और अपने केबिन में बैठ कुछ पेपर वर्क पूरा करने लगता है। सर, आज आप यहीं रहने वाले हैं क्या? रोहन आकर पूछता है। यहीं रहने वाले हैं मतलब? अभी तो 5:30 हो रहे हैं। मैं बस ये पेपर वर्क करने के बाद निकलने वाला ही हूं। वो फाइल से अपना सर निकाल रोहन के तरफ देख बोलता है तो रोहन उसे हैरानी से देखता है। सर, लगता है लगातार 3 मीटिंग करने के बाद आप कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, या आपकी घड़ी की टाइमिंग गलत है, क्योंकि कुछ देर में 11 बजने वाले हैं। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है। क्या अद्वैत चौंक कर कहता है और अपनी घड़ी देखता है जहां अभी 5:30 बज रहे थे। उसे याद आता है कि सुबह अयान उसकी घड़ी के साथ खेल रहा था। शायद उसने ही घड़ी के साथ छेड़छाड़ किया होगा। उसने खिड़की पर भी काले रंग का पर्दा डाल रखा था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कब रात हो गई। उसे याद आता है कि उसने अपना फोन भी साइलेंट पर रखा हुआ है। वो अपना फोन चालू करता है तो वहां आध्या के 10 मिस कॉल थे। शिट अद्वैत, आज तो तुम गए। वो सास बहू की जोड़ी आज मुझे कच्चा चबा जाएगी, वो बड़बड़ाता
है और हड़बड़ाते हुए अपना फोन उठा केबिन से बाहर भागता है। चलो, जल्दी चलो, वो रोहन से कहता है तो रोहन उसकी हड़बड़ाहट नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ में सर हिला उसके साथ ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अद्वैत अपनी गाड़ी में बैठता है और जितनी तेज गाड़ी वो चला सकता था उतना तेज चलाता है और अगले 15 मिनट में वो अपने घर के सामने था। अपने फोन में टाइम देखता है जहां पूरे 11 बज रहे थे। उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था। वो डोरबेल बजाता है तो तुरंत दरवाजा खुल जाता है। अद्वैत अपनी नजरें उठाता है तो सामने आध्या खड़ी थी। अद्वैत अपनी नजरें उठाता है तो सामने आध्या खड़ी थी। जब 9 बजे तक भी अद्वैत नहीं आया था तो आध्या को उसकी फिक्र होने लगी थी और उसने उसे फोन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अद्वैत ने उसका एक फोन भी नहीं उठाया था, जिस वजह से वो बेचैनी से दरवाजे के पास टहलने लगी थी। इसलिए जैसे ही डोरबेल बजी उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और अद्वैत को सही सलामत देख उसकी आंखों में सुकून उतर आया था, लेकिन अगले ही पल उन आंखों में नाराजगी उतर आई। उसने एक नजर अद्वैत को देखा और तुरंत साइड हो गई। अद्वैत को उसकी हरकतों से उसकी नाराजगी साफ पता चल रही थी। वो एक मासूम बच्चे के तरह आता है और अपने कमरे के तरफ चला जाता है। वो अपने कमरे में आकर आध्या का इंतजार करने लगता है, लेकिन जब 10 मिनट बाद भी आध्या कमरे में नहीं आती तो वो अपने कपड़े चेंज कर कमरे से बाहर निकलता है। वो नीचे आता है तो उसे किचन से आवाज आने लगती है। वो समझ जाता है कि आध्या किचन में है। अद्वैत किचन के अंदर आता है तो उसकी नजर आध्या पर टिक जाती है तो उसके लिए प्लेट में खाना निकाल रही थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। आध्या उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो शांति से खड़ी थी। आध्या, अद्वैत बोलने की कोशिश करता है तो आध्या बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल जाती है। अद्वैत उसके पीछे पीछे बाहर आता है। खाना ठंडा हो, उससे पहले खा लीजिए, मैं बार बार गर्म नहीं करूंगी। वो खाने को डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद वहां से जाने लगती है तो अद्वैत उसकी कलाई पकड़ लेता है। तुमने खाया? वो पूछता है तो आध्या न में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। वो कहकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अद्वैत की मजबूत पकड़ के वजह से जा नहीं पाती। अद्वैत अपने दूसरे हाथ से कुर्सी खींच बैठता है और आध्या को अपने तरफ खींच लेता है, जिससे आध्या उसके गोद में बैठ जाती है। मुझे नहीं खाना, छोड़िए मुझे, वो कसमसाते हुए कहती है। शश, चुप, मेरा गुस्सा खाने पर निकालने की जरूरत नहीं है। अद्वैत अपने दूसरे की हाथ की उंगली उसके होठों पर रख कर कहता है। उसका एक हाथ अब भी आध्या की कलाई को कस के पकड़े हुए था। अद्वैत, मुझे सच में नहीं खाना, आध्या उसकी उंगली हटाकर कहती है। तुम्हें नहीं खाना? आध्या न में सर हिला देती है। ठीक है, फिर मुझे भी नहीं खाना, अद्वैत प्लेट आगे खिसका कर कहता है। ये क्या बचपना है अद्वैत? आध्या हल्की चिढ़ और नाराजगी से कहती है। अब तुम इसे बचपना समझो या मेरी जिद, पर जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। अद्वैत रिठाई से कहता है। अच्छा ठीक है, खा रही हूं मैं, आध्या बुरी तरह से चिढ़ कर कहती है। अद्वैत अपने हाथ ने निवाला लिए उसके होठों के पास करता है तो आध्या खाने के साथ उसकी उंगली को जोर से काट लेती है, मानो
अपनी नाराजगी दिखा रही हो। अद्वैत मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके बाद एक कौर वो खुद खाता और दूसरा आध्या को खिलाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद वो आध्या को अपने गोद से उतार दूसरी कुर्सी पर बैठा देता है। यही रुको, मैं ये प्लेट रख कर आता हूँ। वो प्लेट उठाकर कहता है, लेकिन आध्या कोई जवाब नहीं देती। वो अपना सर हिलाता है और प्लेट रखने किचन में चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो आध्या वहां नहीं थी। लगता है बहुत ज्यादा नाराज है। अद्वैत बड़बड़ाता है और कमरे के तरफ बढ़ जाता है। वो कमरे के पास आकर दरवाजा खोलता है तो वहां पूरा अंधेरा था और आध्या अपनी जगह पर लेट चुकी थी। अद्वैत गहरी सांस लेता है और दरवाजा बंद कर बिस्तर के दूसरे साइड लेट जाता है। वो आध्या के तरफ मुंह घुमाता है तो उसे आध्या की सिर्फ पीठ दिखती है। वो हल्का सा उसके तरफ खिसकता है और अपने हाथ से उसके कमर को पकड़ उसे अपने तरफ खींचता है तो आध्या उसका हाथ हटा देती है। अद्वैत दोबारा उसकी कमर पकड़ता है। आध्या दोबारा उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अद्वैत की पकड़ मजबूत थी। वो उसे अपने तरफ खींचता है तो आध्या की पीठ उसके सीने से लग जाती है। अगर नाराज हो तो मुझे सुना हो, मुझ पर गुस्सा कर लो, पर ऐसे चुप मत रहो आध्या। वो उसके कान के पास उदासी से फुसफुसाता है तो आध्या हल्के से उसके तरफ मुड़ती है। मुझे माफ कर दो आध्या, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मेरा फोन भी साइलेंट पर था और मेरी घड़ी अयान ने उसका टाइम चेंज कर दिया था। आध्या, अद्वैत अपने कान पकड़ हल्की मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, ठीक है, जाइए, मैंने आपको माफ किया। आध्या अपने आंसू पोंछ कहती है। वो जानती थी कि अद्वैत समय पर नहीं आया था, पर वो ये भी जानती थी कि अगर अद्वैत समय पर नहीं आया था तो उसकी कोई वजह होगी और अद्वैत ने साफ साफ उसे वो वजह बता दी थी। उसके पास अब अद्वैत से नाराज होने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ऊपर से अद्वैत का मासूम बनना, वो चाहकर भी अब उससे नाराज नहीं रह पा रही थी। सच में इतनी जल्दी माफ कर दिया तुमने? अद्वैत अपने कान छोड़ थोड़ा चौंकते हुए कहता है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं 1-2 हफ्ते तक आपसे नाराज रहूं? आध्या अपनी भौहें उचकाते हुए कहती है। बिल्कुल नहीं, अद्वैत कहता है और उसे दोबारा अपनी बाहों में खींच लेता है तो इस बार आध्या कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तुम कितनी जल्दी सबको माफ कर देती हो आध्या। मैं जानता हूं कि अनजाने मैं ही सही तुम्हें चोट तो पहुंचाई है मैंने, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है तुम्हें खुश कैसे करना है। अद्वैत आध्या को देखते हुए सोचता है और उसके माथे को चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही आध्या की मुस्कान बड़ी हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अद्वैत उसे देखने लगता है और उसे देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह का समय था। अद्वैत अयान के सामने बैठा हुआ था। आयु, तुम्हें पता है न तुम्हें क्या करना है? अद्वैत अयान को देख पूछता है तो अयान हाँ में सर हिला देता है। हाँ, मुझे मम्मा को अपने कमरे में अपने साथ बिजी रखना है ताकि आप उन्हें अच्छे से मना सको। अयान मासूमियत से कहता है। उसकी आवाज अब पहले से काफी साफ हो गई थी और अब वो ज्यादातर शब्दों को अच्छे से बोल पाता था। गुड बॉय। अद्वैत उसके बाल सहलाते हुए कहता है और सामने खड़ी दिव्या को देखता है।
दिव्या प्लीज संभाल लेना, वरना मेरा प्लान पूरा बेकार हो जाएगा। अद्वैत कहता है तो दिव्या मुस्कुरा देती है, भाई आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वो कहती है, गुड, चलो अब जल्दी से दोनों काम पर लग जाओ क्योंकि दोपहर हो चुकी है, और हाँ याद रहे वो कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। वो उन दोनों को देख कहता है तो दोनों ठीक है बोल आध्या के पास चले जाते हैं। आध्या अपने कमरे में बैठी कोई फाइल पढ़ रही थी। मम्मा चलो न, मुझे आज बस आपके साथ खेलना है, अयान आध्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है। अरे बेटा पर मम्मा को अभी काम है, आध्या अपने हाथ में लिए फाइल को देख कहती है, प्लीज भाभी चलिए न, मुझे भी आपके साथ बहुत सी बातें करनी है, ये काम तो बाद में ही होते रहेंगे। दिव्या उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं, आध्या कहती है और उनके साथ अयान के कमरे में आ जाती है। अयान और दिव्या उसे अपनी बातों में उलझाने लगते हैं। कभी वो तीनों मिल कर कोई ड्राइंग बनाते तो कभी आध्या और दिव्या एक दूसरे को अपने बचपन की बातें बताती। आध्या उनकी बातों को सुन कभी मुस्कुराती तो कभी खिलाने लगती। दूसरी तरफ अद्वैत किचन में खड़ा था। उसने आज आध्या को सरप्राइज करने का मन बना लिया था और कल उसे इंतजार करवाने के लिए वो आज माफी भी मांगने वाला था। वो सबसे पहले केक का बैटर तैयार करता है और फिर उसे बेक होने के लिए छोड़ आध्या का पसंदीदा खाना बनाने लगता है। इन सब में शाम हो जाती है। इधर अयान सो चुका था और आध्या को खाने की महक आने लगती है। दिव्या, तुमने महसूस किया खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? वो दिव्या को देख कहती है, हाँ भाभी, लगता है हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ कोई फंक्शन है। वो मुस्कुरा कर कहती है। उसके बाद वो दोबारा आध्या को अपनी बचपन का कोई किस्सा सुनाने लगती है। अद्वैत का खाना तैयार हो चुका था और उसका केक भी बेक हो चुका था। वो उन सब को अच्छे से बर्तन में निकालता है और उन्हें ढक अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। वो मुस्कुराता है और कमरे को अच्छे से सजाने लगता है। उसके बाद वो आध्या के पसंदीदा कलर यानी सफेद रंग का शर्ट पेंट निकालता है और खुद भी तैयार हो जाता है। इसी के साथ वो दिव्या को एक मैसेज सेंड कर देता है। दिव्या अपने फोन में मैसेज देखती है और आध्या को देख कहती है, भाभी, मेरे पास एक नई ड्रेस है, आप एक बार पहन कर दिखाओ। अरे नहीं, वो तुम्हारी ड्रेस है दिव्या, मैं कैसे पहन सकती हूँ? आध्या न में से हिला देती है। प्लीज भाभी, दिव्या अपनी पलकें झपकाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है तो आध्या मान जाती है। मैं अभी आई, आप यहाँ से जाना मत। दिव्या जाने से पहले कहती है तो आध्या मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। कुछ समय बाद दिव्या अपने हाथ में एक लाल रंग का फुल लेंथ फ्रॉक लेकर आती है और आध्या को दे देती है। ये आध्या हल्का हिचकिचाते हुए कहती है क्योंकि वो ड्रेस स्लीवलेस थी। अरे भाभी, पहनकर दिखाओ न, कौन सा आपको कहीं बाहर जाना है? दिव्या उसे वो ड्रेस देते हुए कहती है तो आध्या हाँ में सर हिला वो ड्रेस लेकर चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर में वो कपड़े बदल बाहर आती है तो दिव्या उसे देखने लगती है। आध्या उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही थी। वाओ भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आइए मैं आपके बाल बना देती हूँ, और हाँ, मना मत करना। दिव्या उसकी तारीफ करने के बाद कहती है तो आध्या हाँ में सर हिला देती है।
दिव्या उसके बाल बनाने लगती है। दिव्या उसके बालों का जुड़ा बनाती है और कुछ लट आगे के तरफ निकाल देती है। आध्या खड़ी होती है। ठीक उसी समय कमरे में एक लाल रंग का गुब्बारा आता है जो कि हार्ट शेप का था। दिव्या उस गुब्बारे को देख मुस्कुरा देती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अद्वैत का सरप्राइज शुरू हो चुका था। आध्या उस गुब्बारे को पकड़ती है। उस गुब्बारे पर एक कागज चिपका हुआ था। वो उसे पढ़ती है। उस पर लिखा हुआ था, ये गुब्बारा मेरी जान के चेहरे के लिए जो मेरी शरारती बातें सुन लाल हो जाता है। उसे पढ़ने के बाद आध्या मुस्कुरा देती है और उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। भाभी, ये तो बस शुरुआत है। असली सरप्राइज तो आपके कमरे में आपका इंतजार कर रहा है। दिव्या कहती है तो आध्या की धड़कनें और बढ़ जाती है। वो हल्के कदमों से अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती है। आध्या अपने कमरे के पास खड़ी थी। वो धीरे से दरवाजा खोल अंदर आती है तो उस पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती है, जिससे उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। कमरे में अभी तक अंधेरा था, लेकिन उसके आते ही अद्वैत कमरे की लाइट्स जला देता है और कमरे की सजावट देख उसकी धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगती हैं, क्योंकि पूरा रूम मोमबत्तियों और गुलाब की पंखुड़ियां से सजा हुआ था। वो पूरे कमरे को देखती है तो उसे अद्वैत दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुराते हुए नजर आता है। अद्वैत, ये सब? वो अद्वैत को देख पूछती है तो अद्वैत उसके पास आता है। ये सब मेरी जान के लिए। कल बहुत रुला दिया था मैंने, पर तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें सिर्फ मुस्कुराहट दूंगा, वो भी ऐसी जो जल्दी तुम्हारे चेहरे से नहीं जाएगी। अद्वैत उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वैस मानना पड़ेगा तुम्हारे पति की चॉइस बहुत अच्छी है। देखो, ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। वो उसके कान को चूमते हुए कहता है तो आध्या शर्मा जाती है। चलो पहले खाना खाते हैं, अद्वैत कहता है तो आध्या हाँ में सर हिला देती है। अद्वैत आध्या का हाथ पकड़ सोफे के पास लेकर जाता है और उसे सोफे पर बैठा देता है। आध्या देखती है तो सामने केक के साथ कुछ खाने के बर्तन थे जो कि ढके हुए थे। केक पर अद्वैत ने सॉरी भी लिखा हुआ था। ये देख वो मुस्कुरा देती है। आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी अद्वैत। आध्या अद्वैत को देख कहती है, जरूरत थी जान। अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम्हारे होठों पर ये मुस्कुराहट नहीं आती, और अपनी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अद्वैत उसके गाल को चूमकर कहता है, चलो अब केक काटो और मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। वो प्यार से कहता है, अद्वैत ये इतना प्यारा लग रहा है कि मेरा इसको काटने का मन ही नहीं कर रहा। आध्या कहती है तो अद्वैत हंसने लगता है। जानेमन तुम्हारे पति ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ये केक बनाया है और तुम इसे काटने से मना करके अपने पति की मेहनत बर्बाद कर रही हो। अद्वैत मुस्कुरा कर कहता है तो आध्या की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या सच में आपने ये केक खुद से बनाया है? वो चौंकते हुए पूछती है तो अद्वैत हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, सिर्फ ये केक नहीं बल्कि ये पूरा खाना भी मैंने ही बनाया है और अब मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खिलाने वाला भी हूँ। वो कहता है तो आध्या और चौंक जाती है। वो इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अद्वैत ने ये सब उसके लिए किया है। वो सच में आज बहुत खुश थी और अब उसके आंखों में आंसू भी आने लगे थे।
ओ हो जाने मन, अभी इन आंसुओं का समय नहीं है। अद्भुत उसकी आंखों में आंसू देख कहता है। पर ये आध्या कुछ कहती उससे पहले ही अद्वैत उसकी बात काटते हुए कहता है, जानता हूँ ये खुशी के आंसू है, लेकिन मुझे खुशी के आंसू भी अभी नहीं चाहिए। चलो अब केक काटो। वो कहता है तो आध्या हाँ में सर हिलाते हुए केक काटती है और पहले अद्वैत को खिला, फिर खुद खाती है। कैसा बना है? अद्वैत केक खाने के बाद पूछता है। उम्मा, बहुत अच्छा। ये इतना मुलायम है कि मेरे मुंह में जाते ही घुल गया। मैंने सच में इससे अच्छा केक पहले कभी नहीं खाया है। अद्वैत आध्या अपनी आंखें बंद कर केक का मजा लेते हुए कहती है, जाने मन, इससे पहले तुमने अपने पति के हाथों का केक खाया भी तो नहीं था। अद्वैत हंसते हुए कहता है और आध्या के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। अद्वैत ये सब आध्या खाने को देख कहती है, हाँ जाने मन, आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अद्वैत कहता है और प्लेट में खाना निकाल आध्या को खिलाने लगता है। आध्या किसी बच्चे के तरह उसके हाथों से निवाले खाने लगती है। खाना कैसा है आध्या? वो पूछता है। वो मन ही मन आराधना जी का शुक्रिया अदा से करता है, जिन्होंने उसे इतना अच्छा खाना बनाना सिखा दिया था कि आज वो खाना बनाकर अपनी बीवी को खुश कर पा रहा था। बहुत अच्छा अद्वैत, इतना अच्छा कि इनका स्वाद 2 दिनों तक मेरे मुंह पर रहने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर कहती है तो अद्वैत मुस्कुरा देता है। उसके बाद आध्या भी अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। कुछ समय बाद दोनों खाना खत्म करते हैं। डांस करना चाहोगी मेरे साथ? अद्वैत उसके तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है तो आध्या मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। अद्वैत अपने फोन को स्पीकर से कनेक्ट करता है और गाना चालू कर देता है। गाने की मधुर धुन पूरे कमरे में फैलने लगती है और गाना शुरू हो जाता है। अद्वैत आध्या को कमरे के बीचों बीच लाता है और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख देता है। गाने के बोल शुरू होते हैं जो सीधा अद्वैत के जज्बात बता रहे थे। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। आध्या गाने को सुन मुस्कुराती है और हल्के आवाज में गाने के बोल गाने लगती है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। वो आध्या के पीठ पर हाथ रख उसे पूरी तरह अपने से सटा लेता है और आगे के बोल उसके कानों में फुसफुसाता है। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। वो उसके माथे पर अपने होंठ रख कहता है, जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। वो उसके माथे से अपने होंठ हटाता है तो आध्या आगे बढ़ उसके गर्दन पर अपने होंठ रख गुनगुनाने लगती है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। आध्या अद्वैत को देखती है और मुस्कुराते हुए गुनगुनाती है। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही। मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वो ही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। अद्वैत उसके माथे से अपना माथा सटा गुनगुनाता है।
जो मेरी रूह को चैन है। प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। दोनों साथ में गुनगुनाते हैं। जिंदगी बन गए हो तुम। गाना खत्म होता और इसी के साथ उनके जज्बात अपनी चरण सीमा पर थे। अद्वैत धीरे से आगे बढ़ता है और अपने होठ आध्या के होठों पर रख देता है। तो आध्या भी सामने से उसे चूमने लगती है। अद्वैत का हाथ आध्या के ड्रेस की जिप पर जाता है और वो जिप को नीचे खिसका देता है। आध्या की ड्रेस उसके कंधे से फिसल जाती है तो अद्वैत अपने होठ उसके कंधों पर रख देता है। आध्या की आंखें बंद हो जाती है और वो अद्वैत के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत आध्या को अपनी गोद में उठाता है और बिस्तर के तरफ बढ़ जाता है। वो उसे बिस्तर पर लिटाता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। कुछ ही देर में कमरे में आध्या की सिसकियां और अद्वैत के सांसों की आवाज गूंजने लगती है। समाप्त।